एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा था कभी कि किसी भी क्राइम सीन पर तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक, उस क्राइम सीन की फर्श, दीवार और छत। अगर एक अच्छा जांचकर्ता या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होगा और या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और उस क्राइम सीन की इन तीन चीज़ों को ध्यान से अगर वो देखें अपनी नज़रों से, पार की नज़रों से, तो शायद कोई भी केस सुलझाया जा सकता है। जापान के 30 साल के एक शख्स को शायद ये बात पता थी, कहीं पढ़ी होगी या कहीं सुनी होगी, और उसने बस इसी एक यकीन पर वो किया जिसकी कहानी सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान है। एक क्राइम सीन को उसने पूरे 26 सालों तक सिर्फ इसलिए सहेज कर रखा ताकि वो अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ सके और उस कातिल को बेनकाब कर सके। इन 26 सालों में उसने उस क्राइम सीन को, जो एक अपार्टमेंट में एक घर, एक फ्लैट जिसमें वो खुद किराए पर रहता था, बीवी के कत्ल के बाद उसने वो फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन इस बात को तय किया कि इस फ्लैट में कोई दूसरा किराएदार ना आए। अब इसके लिए जाहिर उसे रेंट देना होता। उसी अपार्टमेंट के करीब उसने एक दूसरा घर लिया और अपने 2 साल के बच्चे के साथ उस घर में रहने लगा। लेकिन जिस फ्लैट में उसकी बीवी का कत्ल हुआ था उसे उसने छोड़ा नहीं। ओनर ने कहा कि जब आप दूसरे फ्लैट में जा रहे हो तो इसे खाली कर दो। उसने कहा नहीं, ये फ्लैट मैं ही रखूँगा अपने पास किराए पर, और तब तक रखूँगा जब तक कि मेरी बीवी के कातिल का पता न चल जाए। साल दर साल गुजर गए। 26 साल तक वो शख्स उस फ्लैट के किराए देता रहा। इस दौरान लगभग 1.25 करोड़ रुपए उसने सिर्फ किराए के तौर पर भरा, एक इंतज़ार, एक उम्मीद में कि एक रोज़ यही किराए का घर, जो एक क्राइम सीन है, वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा सबूत मिलेगा जिससे उसकी बीवी के कत्ल का खुलासा हो जाए। और उसका यकीन गलत नहीं था। 26 साल लगे, लेकिन कातिल पकड़ा गया। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उस क्राइम सीन को कभी उसने बदलने नहीं दिया। उस फ्लैट में जब कत्ल हुआ और तब कत्ल के दिन उस कमरे की जो हालत थी, वहाँ जो सामान जैसे रखा हुआ था, उसने एक भी चीज़ नहीं छेड़ी। हाँ, कत्ल के बाद जब पुलिस आई, टीम आई, उन्होंने जो कुछ भी जांच की, देखा, चले गए। लेकिन ना उसने बाद उसके कभी वहाँ सफाई की, न जो सामान, जो टेबल जहाँ, जो चेयर जहाँ, जो बाकी घर के सामान, उसने जस का तस रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि क्या पता इन्हीं के ज़रिए वो अपनी बीवी के कातिल तक पहुंच जाए। और 26 साल के बाद ऐसा हुआ। ये कहानी जापान की है, और इस कहानी को सुनकर जिसने भी सुना, हर कोई हैरान है। आज जब हमारे देश में हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया, सोनम से लेकर मुस्कान जैसी कई कहानियां हैं, उसमें ये कहानी बड़ी एक अजीब सी खुशी देती है कि एक पति वो भी है जो अपनी पत्नी के कातिल के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहा है और फ्लैट खाली नहीं कर रहा, क्योंकि उसे सिर्फ ये जानना था कि उसकी बीवी को किसने मारा। कहानी 1999 की है। जापान, सेंट्रल जापान में, बल्कि नागोया एक शहर है। इसी सेंट्रल जापान के नागोया शहर में एक परिवार रहा करता था। इस फैमिली में 3 लोग थे। नमिको तकाबा, उम्र करीब 28 साल, एक हाउसवाइफ। नकीबो तकाबा के पति सातोरू तकाबा, उम्र करीब 30 साल, एक कंपनी में जॉब करते थे। और इन दोनों का एक 2 साल का बेटा। ये दोनों इसी नगोया शहर के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रहा करते थे। जिंदगी बड़ी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 13 नवंबर 1999 की बात है, 13 नवंबर 1999, यानी ठीक आज से 27 साल पहले। सातोरू जॉब पर गए हुए थे। घर में उनकी वाइफ नामिका और उनका 2 साल का बेटा अकेला था। शाम को जब सातोरू अपने घर पहुंचते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही देखते हैं कि एक कमरे में उनकी बीवी की लाश पड़ी है, खून से लथपथ फर्श पर, और बराबर में उनका 2 साल का बेटा है। लेकिन वो ठीक ठाक है, बैठा हुआ है, न कुछ समझ सकता, न बोल सकता। फौरन पुलिस को फ़ोन किया गया, पड़ोसी आए, पुलिस लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि नामिको के गले पर चाकू से हमला किया गया था। अब इस कत्ल का एक 2 साल का बच्चा चश्मदीद,
और बच्चा जिंदा, तो इसका मतलब है कि कातिल जो भी था उससे बच्चे से दुश्मनी नहीं थी, घर से बहुत कोई कीमती सामान लूटा भी नहीं गया। तो ये तय था कि एक बदले या फिर जलन में या जेलसी में या किसी और वजह से, हालांकि ये भी था कि शायद कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से कत्ल हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न जिस्म पर ऐसे कोई ज़ख्म के निशान मिले और ना ही ज़बरदस्ती करने के कोई सबूत। अब पुलिस तफ्तीश में लग गई। एक अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट में एक 28 साल की लेडी का कत्ल हुआ। जापान में इस तरह के क्राइम बड़े कम होते हैं, तो लोग हैरान थे, पुलिस पर दबाव था। अब पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है, क्राइम सीन की जांच होती है। क्राइम सीन की जांच करने के बाद ताला लगा दिया जाता है। क्राइम सीन अभी पुलिस के कब्जे में है शुरुआती कुछ दिनों तक। इस दौरान में सातोरू तकाबा उसी फ्लैट के बराबर में एक दूसरे फ्लैट में किराए पर चला जाता है अपने 2 साल के बेटे को लेकर। अब मीडिया में भी ये खबर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, वक्त बीत रहा है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हाँ, शुरुआती तफ्तीश, फॉरेंसिक और बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उससे 2 चीज़ें सामने आई। एक ये कि जिस तरह से चाकू से गले पर वार किया गया था, तो कातिल जो है वो बहुत कोई मजबूत इंसान नहीं था। और दूसरा, जो वहाँ से पैरों के और जूतों के कुछ निशान मिले, उन जूतों के निशान से पता चला कि ये जूते किसी मेल के नहीं बल्कि फीमेल के, करीब 5 से 5.5 नंबर होगा जूते का। तो निशान ये बता रहे हैं कि ये काम किसी महिला का है। और चाकू से जिस तरीके से वार किया गया उससे भी ये था कि किसी नाजुक हाथ ने ही ये काम किया। तो अब एक महिला कातिल है, पुलिस तलाश कर रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। सातोरू तकाबा लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी का कत्ल किसने किया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। करीब महीना बीता, पुलिस की पूरी तफ्तीश पूरी हुई। अब उन्होंने क्राइम सीन यानी कि उस फ्लैट को कह दिया कि हमने तो सारी जांच कर ली, अब ये रही चाबी, आप वापस जा सकते हैं। चूंकि महीना बीत गया, कातिल का सुराग नहीं, तब साकुरू ने तय किया कि चाबी लेने के बाद कि वो इस फ्लैट में नहीं जाएगा, ताकि उसकी वजह से उस फ्लैट के अंदर जो भी सबूत हैं, निशान हैं, वो ख़राब ना हो जाए। उसने उस फ्लैट के ओनर से बात की और उसने कहा कि जब तक मेरी बीवी का कातिल नहीं मिल जाता, इस फ्लैट को मैं अपने पास रहूँगा नहीं, लेकिन आपको किराया दूंगा। ओनर को भी लगा कि ठीक है। फिर ये भी होता है कि अमूमन जिस फ्लैट में इस तरह के कत्ल होते हैं, जल्दी कोई आकर रहना नहीं चाहता। अब सातोरू ने उस फ्लैट को भी अपने पास रखा और उसी अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर दूसरे फ्लैट में रहने लगा। और उसने उस घर की कोई भी चीज़ को छेड़ा नहीं। जो फर्श पर ब्लड थे उसे भी साफ नहीं किया। हर चीज़ जो जैसे जहाँ 13 नवंबर 1999 को जब ये कत्ल हुआ, क्राइम सीन की एक एक चीज़ अपनी जगह पर थी। क्योंकि सातोरू को पता था कि अगर पुलिस आज या कल नाकाम रही तो कभी ना कभी ऐसा एक दिन आएगा जब क्या पता टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डीएनए टाइप की चीज़ होगी, जब ज़्यादा होगी तो उसकी बीवी का कातिल मिल जाएगा। मैं इसी यकीन के साथ वो किराया भरता रहा, पुलिस कोशिश करती रही, कातिल मिला नहीं। अलग अलग दौर में 1999 के बाद से अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आए। करीब 1 लाख पुलिस वालों ने पिछले 25 सालों में, बल्कि 26 हो गए, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 1999 में ये मर्डर हुआ था। 1 लाख पुलिस वालों ने इस केस पर काम किया अलग अलग सालों में। 5000 लोग सस्पेक्ट की लिस्ट में आए जिन पर शक था। उन सभी से पूछताछ की गई, उनमें से तमाम लोगों के डीएनए भी लिए गए। लेकिन 1999 या 2000, अर्ली 2000 में ये वो दौर था जब डीएनए और फॉरेंसिक आम नहीं थे। तो तब पुलिस अपने मुखबिर पर, फिंगरप्रिंट्स पर, ब्लड ग्रुप पर, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट थी। उस कमरे से जो ब्लड मिला था, जो ब्लड के निशान मिले थे, उनमें एक तो नामिको तकाबा से मिल गया, उन्हीं का ब्लड था। पर उस कमरे में एक जगह पर ब्लड के कुछ और निशान मिले। वो ब्लड मरने वाली का नहीं था। इसका मतलब है कि वो ब्लड कातिल का था और कत्ल करते वक्त शायद कातिल के हाथ में भी चाकू से चोट लगी और खून बहरा, और वो खून शायद उसी फर्श पर गिरा। तो उस ब्लड को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो बी ग्रुप का ब्लड है। तो पुलिस के पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि कातिल कोई महिला है, क्योंकि शूज़ के निशान महिला वाले थे, और जो ब्लड के निशान मिले मकतूल के अलावा जिनका कत्ल हुआ वो बी ग्रुप वाले, यानी कि कातिल का ग्रुप जो है ब्लड का वो बी है। इसके आगे जानकारी नहीं। सीसीटीवी कैमरा और ये सब 1999 में इतना आम था नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था।
अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। 1 लाख पुलिस वालों ने इन सालों में इस केस पे काम किया। 5,000 से ज़्यादा लोग शक के घेरे में आए। साल दर साल बीतता गया, कातिल का सुराग नहीं मिला। जब खुद सातोरी तकाबा का सब्र का बांध टूटने लगा, तब उसने फिर बरसों बाद एक लगातार कोशिश तो कर ही रहा था। अब उसने पंफलेट बांटने शुरू कर दिए उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द और इस नागोया शहर के तमाम जगहों पर, मीडिया हाउसेस के बाहर, न्यूज़ चैनल के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, कि अगर किसी को उसकी बीवी के कातिल के बारे में ज़रा सी भी जानकारी हो तो मदद करे। यहाँ तक कि उसकी इस कोशिश को देखकर नागोया पुलिस का भी दिल पसीजा। खुद नागोया पुलिस ने रिवॉर्ड घोषित कर दिया कि अगर नामिको तकाबा के कातिल का कोई सुराग देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। इस पैम्फलेट बांटने के चक्कर में कई बार वो मीडिया के पास गया सातोरू कि हमारी बीवी के केस को आप फिर से जिंदा करें, बीच बीच में बताते रहें, क्या पता कोई सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई चश्मदीद मिल जाए। मीडिया पर भी खबरें आने लगी, अखबारों में भी चलती, सब चलती, लेकिन कातिल नहीं मिलता। करते करते 26 साल बीत गए। 1999 13 नवंबर को यह कत्ल हुआ और अब 2025 आ गया। 2025 आ गया। अब जापान पुलिस ने इस केस को बंद भी नहीं किया, लेकिन कोल्ड केस की कैटेगरी में डालकर छोड़ दिया। एक होता है केस क्लोज करना कि कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमेशा के लिए बंद। एक होता है कोल्ड केस कि ठीक है यार, हमने इस पर बहुत काम किया, पर अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, अगर कभी कोई सबूत या सुराग मिला तो इसको दोबारा खोल लेंगे। तो इसको कोल्ड केस की कैटेगरी में डालकर अब नागोया पुलिस भी इसे धीरे धीरे भूल रही है। लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे आते जब फिर सातोरू तकाबा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता, मीडिया के पास पहुंच जाता, पंफलेट बांटने लगता। तो उसकी इस कोशिश का नतीजा था कि 26 सालों में नागोया पुलिस इस केस को सुलझा तो नहीं सकी। 1 लाख पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। लेकिन नामिको के पति ने इस केस को मरने नहीं दिया, अपनी कोशिशों से जिंदा रखा। उसका 2 साल का बेटा अब 24 साल का हो गया था। जब बेटा बड़ा हो रहा था, या बेटा जब 2 साल का था, तब भी उससे पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो मासूम छोटा सा 2 साल उम्र, क्या बताता। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कत्ल क्या चीज़ है, कातिल किसे कहते हैं। चश्मदीद होने के बावजूद वो कुछ बता नहीं पाया। अब वो बेटा 24 साल का हो गया। 2025 की तारीख आ गई, 26 साल हो गए उसकी माँ के कत्ल को, कातिल का पता नहीं। तब एक करिश्मा होता है। 2025 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2025 एक लेडी, एक महिला नागोया के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाने के बाद पुलिस से कहती है कि उसका नाम कुमिको यासु फुफू है। कुमिको यासु फुफू की उम्र थी करीब 69 ईयर, 69 साल। वो कहती है कि मुझे इस हाउस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर से बात करनी है। सीनियर अफसर मिलता है, बिठाता है, उसके सामने बैठती है और अपना परिचय देती है। कहती है मेरा नाम कुमिको यासु फुफू है और मैं सरेंडर करने आई हूँ। पुलिस वाला पूछता है कि आपने क्या किया। तो उसने कहा कि मैं कातिल हूँ, मैंने 26 साल पहले एक कत्ल किया और जिसका कत्ल किया उसका नाम है नामिको तकाबा। ये सुनते ही पुलिस वाला हैरान। एक केस जिस पर 1 लाख पुलिस वालों को लगाया गया, 5,000 से ज़्यादा सस्पेक्ट, पुलिस उसे सुलझा नहीं पाई। और अचानक 26 साल के बाद एक 69 साल की महिला पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर रही है और कह रही है कि असल में नामिको को मैं नहीं मारा था। अब जापान में एक कानून है कि अगर कातिल, वैसे तो ये हमारे यहाँ भी है बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में, कि कातिल सिर्फ इकरार जुर्म कर ले तो उससे अदालत में सज़ा नहीं मिलती, आपको उस क्राइम के एविडेंस देने पड़ेंगे। अब यहाँ एक कातिल इकरार जुर्म कर रही है, 69 साल की महिला, पुलिस वाले बैठे हैं और वो केस जो जापान में सुर्खियों में रहा, खुश भी हैं और साथ में पुलिस वाले ये परेशान भी कि सिर्फ इसके बयान पर इसको अरेस्ट कर भी ले तो कोर्ट में सज़ा कैसे मिलेगी। और अगर ये कहीं झूठ बोल रही है या किसी और वजह से यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है तो 26 साल में तो केस सुलझाया नहीं, ऊपर से फिर नागोया पुलिस की और भी भत पिट जाएगी, बेइज्जती होगी। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि नहीं, पहले कंफर्म करते हैं कि इसका बयान कितना सच्चा है। फौरन पुलिस को याद आया,
अब पुलिस को याद आया कि जो 5,000 सस्पेक्ट थे